Hello friends, so welcome to one more lecture, and in this particular lecture I am going to speak about the benchurimeter. What do we mean by benchurimeter? What are the applications of benchurimeter? What are the components of benchurimeter? So let us see. So you may see over here कि benchurimeter जो होता है इसका कहाँ यूज़ करते हैं? We use it to measure the discharge. डिस्चार्ज को मेज़र करते हैं और डिस्चार्ज का मतलब आप समझते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है। जनरली जैसे केमिकल्स को कैरी करने वाली पाइपलाइंस होती हैं या वाटर को कैरी करने वाली पाइपलाइंस होती हैं जो काफ़ी दूर तक वाटर ले जाती हैं, तो उसमें आप बीच में बेंचुरीमीटर लगा देते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि इस पाइपलाइन में कितना अमाउंट ये फ्लूइड का कैरी कर रहे हैं, कितना अमाउंट लिक्विड कैरी कर रहे हैं। और डिस्चार्ज के अलावा ये एक तरह से प्रेशर भी मेज़र करते हैं क्योंकि बेंचुरीमीटर के साथ आपका यूटी मैनोमीटर भी लगा रहता है जो कि आपका प्रेशर को शो करता है। यदि हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो जो बेंचुरीमीटर होता है इट इज़ बेस्ड अपॉन बर्नौलीज प्रिंसिपल। कैसे बेस्ड होता है वो हम देखेंगे आगे। अब इसके हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये जैसे यहाँ पे ये पाइप है और पाइप के बीच में इसको लगाया जाता है, तो आप ये पार्ट जो देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये इसका कहलाता है बेंचुरीमीटर। ठीक है। और बेंचुरीमीटर में 3 पार्ट हैं। एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग सेक्शन। ठीक है। और ये सबसे मिनिमम एरिया वाला जो पार्ट होता है इसको हम थ्रोट बोलते हैं, और एक होता है डाइवर्जिंग सेक्शन। ठीक है। तो कन्वर्जिंग सेक्शन में क्या होता है, आप देखो कंटिन्यूसली एरिया क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ठीक है। कन्वर्ज होता है, कन्वर्ज होने का मतलब एरिया आपका कंटिन्यूसली क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। और जहाँ पे मिनिमम एरिया होता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, थ्रॉट बोलते हैं, और उसका डाइवर्जिंग सेक्शन होता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि डाइवर्जिंग सेक्शन होता है उसकी जो लेंथ है वो हमेशा कन्वर्जिंग सेक्शन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, कन्वर्जिंग सेक्शन का जो एंगल होता है, जो कन्वर्जिंग सेक्शन एंगल बनाता है सेंटर लाइन से, वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू डाइवर्जिंग एंगल। अभी रीज़न देखेंगे क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि हम कन्वर्जिंग सेक्शन के एंगल की बात करें तो इसका जो एंगल है इट वेरीज फ्रॉम 20 to 20 डिग्री, 20 से 22 डिग्री कन्वर्जिंग सेक्शन का एंगल होता है। और यदि हम डाइवर्जिंग सेक्शन के एंगल की बात करें तो डाइवर्जिंग सेक्शन का जो एंगल होता है वो होता है 7 से 15 डिग्री। ठीक है। ऐसा करते क्यों हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, डाइवर्जिंग सेक्शन को ज़्यादा लंबा बनाने का लॉजिक ये है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये फ्लूइड है। ठीक है। तो इसमें मैं आपको इससे समझाता हूँ। ये फ्लूइड है तो ये फ्लूइड जैसे बाहर आता है तो इस तरह से फ्लो होता है। ठीक है। इस तरह से फ्लो होगा जस्ट ओके। तो इस तरह से इसमें दिखा क्या है, चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। इस तरह से फ्लो होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब ये फ्लो होता है बाहर की तरफ आता है तो इसमें ये कुछ इस तरह से बाहर निकल के आता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, का बीच में गैप रह जाता है, जो साइड होती है, जो एज होती है बेंचुरी की, वहाँ पे गैप रह जाता है। तो गैप रहता है तो उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स आते हैं वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, रिवर्स डायरेक्शन फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसको हम रिवर्सल ऑफ फ्लो या एडी लॉसेस बोलते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं, एडी लॉस को अवॉइड करने के लिए हम डाइवर्जिंग सेक्शन की जो लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं इन कंपेरिजन टू कन्वर्जिंग सेक्शन। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि डाइवर्जिंग सेक्शन का जो एंगल है वो कम इसलिए रखते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द एडी लॉसेस और रिवर्सल ऑफ फ्लो। ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रहे हैं, ये इस तरह से इसमें वो लगा रहता है यूटी मैनोमीटर। अब आप एक चीज़ देखिए बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से, बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से देखिए एक चीज़ इसमें, ये अब बाद में दिखा रहा है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, पाइप का एरिया ज़्यादा है और थ्रॉट का एरिया क्या कम है। तो जब फ्लूइड ज़्यादा एरिया से कम एरिया में फ्लो होगा तो यदि आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे A1 V1 इक्वल्स A2 V2, तो इसमें क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी और जहाँ पे एरिया मिनिमम है वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। थ्रोट पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी हेड है वो कम हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी हेड कम हुआ है तो
सॉरी, वेलोसिटी हेड यहाँ पे कम था और वेलोसिटी हेड यहाँ पे बढ़ गया, एरिया डिक्रीज हुआ तो उससे क्या हुआ, वेलोसिटी हेड आपका बढ़ गया। इसका मतलब वेलोसिटी हेड बढ़ा है तो कहीं ना कहीं दूसरा हेड कम हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर हेड कम होगा। तो यदि यहाँ से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। पाइप में प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, थ्रॉट पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। पाइप में वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और थ्रॉट पे वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने इसको इस तरह से बनाया है। तो यहाँ पे ये एच शो कर रहा है, एच बेसिकली क्या शो कर रहा है, प्रेशर हेड का डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड थ्रॉट। ठीक है, पाइप और थ्रॉट के बीच में जो प्रेशर हेड का डिफरेंस है वो एच से शो कर रहे हैं। इसमें मैनोमीटर दिखाया है और ये अलग कलर से मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि इसमें क्या आप मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेरिवेशंस की बात नहीं की है, इसमें डिस्चार्ज निकालने का एक डेरिवेशन होता है, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखा हुआ है क्यू एक्चुअल। क्यू एक्चुअल का मतलब है एक्चुअल डिस्चार्ज कैलकुलेट करना। तो एक्चुअल डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सी डी। इसमें सी डी रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज A1 A2। A1 है बेसिकली एरिया ऑफ द पाइप और A2 रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ द थ्रॉट। √2GH, H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, H रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, और √A1। तो इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होते हैं। सो थ्योरेटिकल पोर्शन में इतना ही पूछा जाता है। सो दिस इज इट, थैंक यू।